हेलो। आज हम बड़े मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है राहु। देखिए, ये जो राहु है, राहु आप कई बार सुने होंगे, ये दैत्य प्लैनेट है, राक्षस है एक, और इसने समुद्र मंथन में अमृत का पान कर लिया था। हालांकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई ये बहुत सारे एक्सेप्शन से होकर गुजरता है ये टॉपिक, और ये क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है और क्लासिकल टेक्स्ट को माइथोलॉजी के रूप में देखा जाता है। तो इसको अगर हम वहाँ पर ना समझें, क्लासिकल टेक्स्ट में ना समझें, लेकिन इसको एक्चुअल जो रियल लाइफ में जो अर्थ निकल के आता है उसमें समझने की कोशिश करें हम। राहु जो प्लेनेट है उसको एक शैडो प्लेनेट की संज्ञा दी गई है, शैडो प्लेनेट बोला गया है इनको, राहु और केतु को। ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने से ये अर्थ नहीं निकलता कि ये प्रभाव नहीं देते। असल में यही दो प्लेनेट हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमंस लाइफ में इफेक्ट डालते हुए देखे गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो राहु का मिलता है। भले ही इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जिस भी प्लेनेट के साथ बैठते हैं, जिस भी घर में बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, वहां पर बिल्कुल अनंत तक, लास्ट तक वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या फिर वहां पर बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करने को मिलता है। जिस भी राशि में बैठते हैं वहां पर एक्सपेंस देखने को मिलता है, वहां पर मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और वहां पर प्रॉब्लम्स तो देखने को ही मिलती हैं। तो राहु को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहु क्या है। असल में सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है राहु को तो उसे मिस्ट्री बोला जाता है, मतलब मिस्टीरियस प्लेनेट है ये, मायावी ग्रह है ये। जिस भी घर में बैठता है, जिस प्लेनेट की भी साथ में बैठता है, वहां से माया को जोड़ के रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको सूर्य के साथ बैठा के देखें, या किसी की भी कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है, तो उसको एक चीज देखने को मिलेगी कि सूर्य गवर्न करता है ईगो, प्राइड और फादर्स को, और सूर्य गवर्न करता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सूर्य गवर्न करता है अपनी सोल को, अपनी आत्मा को। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सूर्य के साथ अगर राहु बैठता है तो सूर्य के जितने एट्रीब्यूट हो उनको कई गुना बढ़ा देगा। मतलब सीधी सी ये बात है कि जिस भी प्लेनेट के साथ राहु बैठता है, वहां के जितने सारे एट्रीब्यूट हैं, जितने सारे लक्षण हैं, जितने सिम्टम्स हैं, उनको कई गुना मात्रा में बढ़ा के रख देगा, क्योंकि एक्सपेंस है राहु। असल में एक्सपेंस है राहु। राहु एक छल है, एक धुआं है, एक धुंधलापन है। राहु एक माया है, एक मोह है, और राहु ईगो क्लैसेस भी है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। और अगर ये सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य के जितने एट्रीब्यूट हैं उनको कई गुना बढ़ा देगा। मतलब ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अपनी आत्मा तक कभी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, अपनी आत्मा को समझ नहीं सकता, उसकी अंदर की जो इनर सोल है उसकी क्या डिमांड है, वो लाइफ में क्या चाहती है, उसका पर्पस क्या है, इन सभी से बहुत दूर रहता है व्यक्ति। अब अगर यही प्लेनेट चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्रमा गवर्न करता है मदर्स को, चंद्रमा गवर्न करता है वाटर को, और हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट भी ही चंद्रमा गवर्न करता है। और चंद्रमा गवर्न करता है असल में हमारी फीलिंग्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बस नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिस मन के पास सबसे ज्यादा पावर रहती है, उस मन को असल में चंद्रमा गवर्न करता है। और अगर चंद्रमा के साथ कंजंक्ट होता है राहु, तो यहाँ पर मन के साथ छलावा होता है व्यक्ति का। व्यक्ति कभी भी अपने मन की नहीं समझ सकता, व्यक्ति हमेशा एक इल्यूजन में रहेगा, एक डिलेमा में रहेगा। सूर्य के साथ भी यही होगा, हालांकि राहु असल में एक इल्यूजन भी है, एक डिलेमा भी है। तो यहाँ पर मन में एक इल्यूजन पैदा करेगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। कभी कोई चीज दिखेगी, कभी कोई चीज दिखेगी, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी रियलिटी की तरफ व्यक्ति नहीं जा पाएगा। अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु कंजंक्ट होता है तो वो कभी रियलिटी की तरफ नहीं जा सकता, रियलिटी से हमेशा दूर भागेगा, और उसके मन में एक हमेशा डाउट रहेगा, एक सस्पेंस रहेगा कि ये चीज ठीक है और बाद में चल के वो चीज गलत निकलेगी। तो मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ है, राहु जहां पर भी बैठता है, जिस भी घर में बैठता है, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है, वहां की पावर्स को कई गुना बढ़ा भी देता है, और वहां के जितने भी एट्रीब्यूट है वो अपने हाथ में ले लेता है। मतलब ये अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है राहु। जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है उसके नैसर्गिक जो नेचुरल कारक हैं, जो उसके नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनको अपने हाथ में ले लेता है और उनको अपने हिसाब से चलाता है। अब इसमें एक जरूरी बात यह भी हो सकती है कि अगर किसी प्लेनेट के साथ कंजंक्ट होता है राहु, तो इसमें डिग्री देखना बहुत जरूरी है, उसके बल को देखना बहुत जरूरी है कि राहु का बल ज्यादा है या जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है उसका बल ज्यादा है। अगर डिग्री वाइज राहु बहुत ज्यादा बलवान है, या 12 डिग्री से ज्यादा उसके पास बल है, पावर है, तो यहाँ पर राहु के पास बल हो गया, और बल होने के साथ वो डोमिनेंस स्थापित करेगा उस घर में, उस प्लेनेट के साथ भी डोमिनेंस स्थापित करेगा, उस राशि में भी डोमिनेंस स्थापित करेगा, और उस हाउस में भी डोमिनेंस स्थापित करेगा। अब इसमें मेजर करने वाली बात यह है कि अगर राहु किसी भी घर में बैठता है तो उस घर के
जितने सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जितने सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, उन सिग्निफिकेंस में ये रूल करने लगता है राहु। अब इसमें एक्सेप्शनल बातें ये भी हैं कि राहु अगर उपचय हाउसेस में जाता है, और ये एक्सेप्शनल बातें यहां से निकल के आती हैं क्योंकि उपचय हाउसेस ही इन प्लैनेट्स को झेल सकते हैं। मतलब तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, ये ऐसे हाउसेस हैं जहां पर किसी भी प्लैनेट्स की एनर्जी ड्रेन होती है। मतलब ये बुरे हाउसेस बोले जाते हैं, और अच्छे प्लैनेट, शुभ ग्रह, गुड प्लैनेट्स यहाँ पर अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ इन हाउसेस में ऑपरेट करने के लिए कोई नेगेटिव या फिर मेलेफिक्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मेलेफिक्स ही अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो राहु अगर तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में बैठता है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन हो सकती है राहु के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो देगा, पर उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देगा, लेकिन प्रॉब्लम से निकालने का जरिया भी देता है। अब अगर इन घरों को छोड़कर, जो घर मैंने अभी बताए हैं उपचय हाउसेस को छोड़कर, राहु कहीं भी बैठता है तो वहां पर मेजर्स प्रॉब्लम देता है। और अगर इन हाउसेस में कोई प्लेनेट बैठता है, मतलब कंजंक्शन में बनता है राहु के साथ, तो वहां पर उस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब ध्यान में देने वाली बात यह भी है कि राहु अगर अपनी कुंभ राशि में बैठता है, या फिर राहु बैठता है 2 नंबर राशि में, वृषभ राशि में, या फिर मिथुन, इन राशियों में अगर राहु बैठता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये अपनी राशि मानता है इन राशियों। हालांकि राहु के पास खुद की राशि नहीं है, राहु को कोई भी राशि प्रोवाइड नहीं की गई है। सभी प्लैनेट्स को 2-2 राशि, और चंद्रमा और सूर्य को 1-1 राशि प्रोवाइड की गई है, लेकिन राहु और केतु को कोई राशि प्रोवाइड नहीं की गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ राहु हैज नो celestial body, Rahu or Ketu has no any celestial kind of celestial body, so therefore they have no any rasis, therefore they have no any sign। इसीलिए राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है, लेकिन इन राशियों को वो अपनी मानता है। कुंभ राशि को वो अपनी मानने की वजह यह है कि कुंभ राशि का जो नेचर है और राहु का नेचर है थोड़ा थोड़ा उससे मैच खाता है, और वृषभ राशि का भी जो नेचर है, या शुक्र देव की ये राशि है, तो इनकी मित्रता है आपस में, इस वजह से इन राशियों में ये उच्च के प्रभाव देता है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स ना देकर यहाँ पर प्रॉफिट भी देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो राहु के बारे में था। राहु एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक डिलेमा है। राहु के जितने सारे एट्रीब्यूट हैं, सारे के सारे डाउट और सस्पेंस से होकर गुजरते हैं। और हालांकि राहु को हम कभी भी पूरा नहीं समझा सकते, और कोई भी ज्योतिषी पूरा नहीं समझा सकता, क्योंकि ये एक अपने आप में मिस्ट्री है। ये अपने आप में एक मिस्टीरियस प्लेनेट है, इसको पूरा समझना नामुमकिन है। आज तक कोई नहीं समझ पाया है। केतु को कई हद तक बहुत से लोग इसको डिकोड कर पाए हैं, लेकिन राहु को डिकोड करना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि इसका एक अपना एक नैसर्गिक या फिर नेचुरल नेचर नहीं है। ये अपना नेचर बदलता रहता है, और इसीलिए इसको मायावी प्लेनेट बोला गया है। थैंक यू।